नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, इससे भी इतर एक दुनिया है। और वो दुनिया ऐसी है जहां पर हम कह सकते हैं कि लोग जो है हर रोज एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं। और वो मारने की तैयारी, या हम कह सकते हैं एक दूसरे की हत्या करने के लिए तैयार रहते हैं। उसका कारण है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर बन सकता है। और ये दुनिया जो है ये बहुत दूर नहीं है। हर एक देश की अपनी एक दुनिया होती है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इंडिया के सबसे बड़े और सबसे पहले जो डे लाइट एनकाउंटर हुए, बहुत सारे हुए, उन्हीं में से एक ये था। और ये सबसे पहला था। इसमें जो है कई सारे सवाल ये आएंगे कि डे लाइट एनकाउंटर जो था वो क्या था, किसको खत्म करने के लिए जो है डे लाइट एनकाउंटर चलाया गया, और ऐसी कौन सी जरूरत थी कि इसको जो है ये डे लाइट एनकाउंटर करना जरूरी था। इसमें कहा जाता है कि 1000 से ज्यादा गोलियां चली, लगभग 3.5 घंटे तक ये एनकाउंटर चला, और 150 पुलिस वाले जो है शामिल थे। देश की जो सबसे पहली एटीएस बनाई गई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो इसी डे लाइट एनकाउंटर को करने के लिए बनाई गई। और जब ये एटीएस बनी, इसने ये एनकाउंटर किया, इसके बाद बहुत सारे सवाल भी इस पर उठे। वो सवाल ये थे कि जब इन लोगों ने डे लाइट एनकाउंटर किया तो उस वक्त जहां पर वो गैंगस्टर्स, वो अंडरवर्ल्ड डॉन रह रहे थे, वहां पर लगभग 70 लाख रुपए रखे हुए थे, जो कि कहां चले गए। इसके अलावा ये कहा गया कि माया डोलस और दिलीप बुआ को ही टारगेट क्यों किया गया। उस वक्त और भी कुछ गैंगस्टर्स एक्टिव थे, उनको क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा ये भी सवाल उठे कि जो दाऊद इब्राहिम था, उसके कहने पर जो है ये एनकाउंटर किया गया। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब जो है वो इस कहानी में मिलेगा। और जब एक लास्ट का बचा हुआ गैंगस्टर या जो अंडरवर्ल्ड डॉन था, जब वो सरेंडर करना चाहता था, और जब वो अपने हथियार डालकर जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ रहा था, तो जब उसने कहा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं और उसने हाथ उठा दिए, जब वो इतना बोल ही पाता कि उसके शरीर में जो है 100 गोलियां चली जाती हैं। तो ऐसे बहुत से सवाल थे कि, और ये उस वक्त की सिचुएशन रही होगी कि पुलिस को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल जो है मुंबई पुलिस और एटीएस पर लगाए गए। इवन यहां तक जो है कि स्पेशल फोर्स और एटीएस के बीच में कई बार तो बहस हो गई। सवाल ये उठता है, ये गैंगस्टर्स थे कौन। इसमें पहला नाम जो है वो माया डोलस, दिलीप बोआ, अशोक लतकड़नी, इसके अलावा अनिल पवार और राजू पुजारी। ये पांचों जो थे, ये डी कंपनी, जो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी थी है, पता नहीं अब। डी कंपनी के जो 5 टॉप शूटर्स थे वो यही थे, जो हमने आपको नाम बताए, माया डोलस, दिलीप बोआ, अशोक नतकड़नी, अनिल पवार और राजू पुजारी। तो अब सवाल ये है कि इस एनकाउंटर को जो है अंजाम कैसे दिया गया, कौन कौन लोग इस एनकाउंटर में शामिल थे। शुरुआत होती है 1980 से। 1980 से 1990 का जो दौर था, जो वो समय था, 10 साल का समय अगर आप देखेंगे, तो इसमें जो है मुंबई की सड़कों पर जो है हर रोज खून बहता था। जैसे हम छोटे छोटे शहरों में आप देखते होंगे, सड़कों पे कई बार नहीं बनी होती हैं तो कीचड़ होता है, पानी भरा होता है। मुंबई की सड़कों पे आपको 1980 से 1990 के दशक में जो है
खून नजर आता, इंसान के मांस के लोथड़े आपको नजर आते, क्योंकि इतना गैंगवार होता था, इतना जानवरों की तरह जो है इंसानों को मारा जाता था। क्योंकि एक तो गैंग भी लड़ते थे, इसके अलावा कई बार पुलिस से एनकाउंटर हो जाता था। और ये वो दौर था जब जो पुराने गैंग्स थे वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे और नए गैंग जो है वो निकल कर आ रहे थे। जो पुराने गैंग थे इसमें थे मंटूगा से वरदा भाई या वरदराजन उनको बोला जाता था, डोगरी से करीम लाला था, इसी तरह जो है तस्करी में हाजी मस्तान, आपने एक अजय देवगन की मूवी देखी होगी, वो हाजी मस्तान पर ही बनी है, उसमें जो है नाम नहीं याद आ रहा, इमरान हाशमी ने जो है दाऊद इब्राहिम का रोल किया है। और ये जो गैंग्स थे इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका था, क्योंकि अब नई नई उम्र के गैंगस्टर्स आ रहे थे। और ये जो नई उम्र के गैंगस्टर्स थे इसमें जो नाम था उसमें दाऊद इब्राहिम सबसे टॉप पे था, छोटा शकील, छोटा राजन, अरुण गवली, मान्या सुरवे, इन सबका जो है वर्चस्व बढ़ रहा था। शूट आउट एट बडाला या ऐसे एक और है जिसमें जो है जॉन अब्राहिम ने रोल किया है, और जॉन अब्राहिम जो है वो दाऊद इब्राहिम का भाई माना जाता है। एक मनोज वाजपेयी ने वो रोल प्ले किया है, पेट्रोल पंप पे उसको जो है गोली मारता है। अब ये जो लोग थे, जो दाऊद इब्राहिम थे, छोटा शकील थे, छोटा राजन था, अरुण गवली था, मन्या सुरवे थे, ये एक्सटॉर्शन मनी मांगते थे, इसके अलावा फिल्मों में दखल देते थे। और मुंबई में जो है उस वक्त मुंबई सपनों की नगरी बन भी रही थी, तो कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन था वो बहुत चरम पर था, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी, नए नए बिल्डर्स आ रहे थे। तो जब वो नए नए बिल्डर्स आ रहे थे वो अपनी गगनचुंबी इमारतें बना रहे थे, तो उसमें भी जो है इनको बिल्डर्स से जो है उनकी सेफ्टी के लिए एक्सटॉर्शन मनी मिल जाती थी। कोई भी गैंग कहता था कि हम आपको सेफ्टी देंगे। देश के अलग अलग शहरों से जो है लड़के आते थे और गैंग में शामिल हो रहे थे, यूपी, बिहार, राजस्थान, ये हर जगह से, मध्य प्रदेश, तो इन इन जगहों से जो है लड़के जाते थे और मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड डॉन है उनके गैंग्स में जो है शामिल हो रहे थे। इसी तरह शुरुआत होती है माया डोलर्स और दिलीप बोआ की, जिन्हें कहा जाता है कि मुंबई में जो है 80 और 90 का जो टाइम है वो 10 साल जो है उनमें सबसे जो बेस्ट शूटर्स थे ये यही हैं, माया डोलस और दिलीप बोआ। माया डोलस जो था वो मुंबई का ही रहने वाला था और इसका नाम था महिंद्रा डोलर्स। कहते हैं कि इसकी माँ ने जो है इसका नाम दिया था माया, और बाद में जो है माया डोलर्स के बारे में जो है अजीब अजीब सी कहानियां चली। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये सोचता कम था और काम बहुत करता था, लेकिन इसके अलावा ये दिखावा भी खूब करता था, जैसे रात में जो है पब्स में जाना, डांस करना, पब्लिकली गोलियां चलाना, ये सारी चीजें जो है जो माया डोलर था इसमें कॉमन थी। कई बार कहते हैं कि AK-47 से जो है खुले में ये गोलियां चला देता था। इसके बारे में बताते हैं कि इसकी जो भाषा थी वो बहुत ही अभद्र थी, गालियां बहुत ज्यादा देता था बाकी गैंगस्टर्स के मुकाबले। और जिस वक्त ये गैंग में शामिल हुआ था उस वक्त इसकी उम्र जो है 15-16 वर्ष की होगी, और उस समय जो है ये अशोक जोशी का गैंग जो है वो ज्वाइन करता है। और अशोक जोशी जो गैंग था उस वक्त टॉप पे था, उसका भी बहुत ज्यादा वर्चस्व था। कहते हैं कि अशोक जोशी जो है घाट कोप पर
काजल मार्ग का बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था और ये जो है अपना एक गैंग चलाता था। तो जो माया डोलर था ये अशोक जोशी का गैंग ज्वाइन कर लेता है। इसका जो काम है वो और ज्यादा अच्छा चलने लगता है। दाऊद की नजरों में ये कब आया और कब इसकी एंट्री जो है डी कंपनी में हुई, वो दौर था 86 से 87 का। 1986 से 1987 के बीच में जो है ये अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के लिए काम करने लगा। मतलब इसने जो है अशोक जोशी का गैंग छोड़ दिया और अरुण गवली के लिए जो है काम करने लगा। अरुण गवली के लिए जो है काम करते करते इसने जो है तमाम सारे क्राइम्स किए। उस समय जो है गवली का एक राइवल गैंग हुआ करता था अमर नायक। तो ये काम करने में इतना माहिर था कि इसने अमर नायक गैंग के जो है बहुत सारे लोगों को उड़ा दिया। अब इसने जो है अमर नायक की गैंग में इतना दम, नाक में इतना दम कर रखा था कि धीरे धीरे जो है वो पूरी तरीके से ऐसा उसे ये फील होने लगा कि उसका गैंग जो है बहुत कमजोर पड़ चुका है। मतलब इसने अकेले ही जो है इसने इतनी तबाही मचा रखी थी। उस दौरान पुलिस ने जो है कहते हैं इसे गिरफ्तार किया, लेकिन इसने एक पुलिस वाले को चाकू मारा और भाग गया वहां से। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरीके का ये शातिर था कि पुलिस भी जो है इसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। गिरफ्तार किया तो चाकू मारकर भाग गया। इसके बाद जो है अरुण गवली और अमर नायक के बीच में सुलह हो जाती है और डील ये मानी गई कि अमर नायक ने अरुण गवली से कहा कि मुझे जो है माया डोलस चाहिए। अरुण गवली जो है वो हामी भर देता है और यही इनके बीच में जो है डील हो जाती है कि अरुण गवली जो है वो माया डोलस को जो है अमर नायक को सौंप देगा। जब ये बात माया डोलस को पता चलती है तो वो भड़क जाता है। उसे भी लगता है कि हमने अरुण गवली के लिए इतना सारा काम किया और जो है अब ये मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। इसके बाद जो है ये अरुण गवली का गैंग छोड़ देता है और डी कंपनी ज्वाइन कर लेता है। ये वो दौर था जब माया डोलस और दिलीप बोआ की मुलाकात होती है। यही इसी जो है डी कंपनी में जो है माया डोलस और दिलीप बोआ की मुलाकात हो जाती है। दिलीप बोआ जो था वो भी घाट के ऊपर के कांजर मार्ग का रहने वाला था और बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही शातिर जो है शूटर था। कहते हैं कि वो इतना दिमाग का सटका हुआ था, इतना पागल था कि चेंबूर में जो है बताते हैं बस स्टॉप पर दो लड़कियां उसको देखकर हंस रही थी कुछ किसी कारण बस, और उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पिस्टल निकाली और उन दोनों को जो है वहीं पर गोली मार दी। इसके बाद 1986 में जो है रमा नायक की नजर जो है इस पर पड़ती है और उसने जो है इसे अपना बॉडीगार्ड बना लिया, दिलीप बोआ को। और बाद में कहते हैं कि जो रमा नायक था उसको, रमाकांत नायक जो था उसको भी जो है दिलीप बोआ मतलब उसी के बॉडीगार्ड ने जो है उसको गोली मार दी थी। दाऊद इब्राहिम को जब ये पता लगता है कि दिलीप बोआ जो है वो रमाकांत नायक के लिए जो है काम कर रहा है, उसका बॉडीगार्ड है, तब उसने ये काम जो है छोटा राजन को दिया था कि वो दिलीप बोआ से संपर्क करे और उससे कहे कि वो जो है रमा नायक को खत्म कर दे, और अगर वो रमा नायक को खत्म करता है तो उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा और डी कंपनी में जो है उसको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। ये उसको ऑफर दिया गया। रमाकांत नायक जो था उसके बारे में कहते हैं कि वो सेंट्रल मुंबई का जो है वो बहुत बड़ा डॉन था। वो अपना अलग गैंग चलाता था, एक बहुत बड़ा उसका गैंग था और अलग गैंग चलाता था और दाऊद से हटके वो काम करता था। दाऊद से उसका कोई भी संपर्क नहीं था। तो जब उसको दो ऑफर दिए गए कि एक तो उसे बहुत सारा पैसा दिया जाएगा, दूसरा ये ऑफर दिया गया कि डी कंपनी में जो है उसको डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी। इसके बाद दिलीप बोआ ने जो है चेंबूर में ही जो है इसको गोली मार दी थी
और कहते हैं कितनी नजदीक से गोली मारी थी कि तुरंत का तुरंत वहीं पर जो है वो मर गया था। अब इसके बाद 1988 में जब ये उसको गोली मार देता है तो दिलीप बुआ को जो है डायरेक्ट टी कंपनी में एंट्री मिल जाती है। और जब दिलीप बुआ और माया डोलस पहली बार मिलते हैं, अब मुंबई को जो है एक नई जोड़ी मिल चुकी थी, और वो जोड़ी क्या करने वाली थी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। कहते हैं कि अब मुंबई में जो है दाऊद के बराबर किसी का जो है कद नहीं था, किसी का गैंग नहीं था कि उसको चुनौती दे सके, क्योंकि इसके पास दो ऐसे मोहरे थे, एक तो माया डोलस और दूसरा दिलीप बुआ, जो कि बहुत ही खतरनाक थे। और अब जो गैंग बचा था वो केवल और केवल एक गैंग था, जो था अशोक जोशी गैंग। ये वही अशोक जोशी गैंग है जिसमें जो है माया डोलस ने पहली बार जो गैंग ज्वाइन किया था। अशोक जोशी गैंग के लिए जो है दिलीप बुआ भी काम कर चुका था और माया डोलस भी काम कर चुका था। अब प्लान ये बनता है कि अशोक जोशी को मारने का काम किसको दिया जाए। फिर दाऊद को ये याद आता है कि उसके पास दो जो है लोग जो है जो कि मुंबई में बड़ी सी बड़ी चीजों को अंजाम दे चुके हैं, तो वही दो लोग माया डोलस और दिलीप बुआ को ये काम सौंपा जाता है। फिर फिश मार्केट की तंग गलियों में जो है गोलियां चली, और कहते हैं कि अशोक जोशी के जो है 5 लोग मारे गए, लेकिन उसमें जो है अशोक जोशी बच जाता है और भाग जाता है। फिर बाद में कहते हैं कि उसी के ड्राइवर ने जो है उसकी टिप दी थी, जिसका नाम था श्याम सुंदर नायक, और पनवेल में जो है घेराबंदी करके अशोक जोशी को भी मार दिया जाता है। और ये काम जो है ये छोटा राजन को दिया गया था बाद में, क्योंकि वो लोग जो है उसमें जो है अशोक जोशी बच गया था जब माया डोलस और दिलीप बुआ को ये काम दिया गया था। 5 लोग उसकी गैंग के मारे गए थे। जब ये गैंग खत्म हो गया तो अब तो कोई राइवलरी गैंग था ही नहीं जो उसको चुनौती दे। इसके बाद कोई गैंग बचा ही नहीं था, तो जो दाऊद इब्राहिम था अब वो सर्वे सर्वा जो है मुंबई में पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका था। अब इनको भी लगा कि कोई बचा नहीं है, तो अब मुंबई किसी और को सौंपी जाए और हम बाहर चलते हैं। फिर कहते हैं कि छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम जो है यहां से जाकर दुबई में रहने लगते हैं, और मुंबई का काम जो है वो दिलीप बुआ और माया डोलस को दे दिया जाता है। और दिलीप बुआ और माया डोलस को जब ये काम दे दिया जाता है तो ये दौर था 1988 से 1990, मतलब 2 साल ये लोग जो है दुबई में रहते हैं। 1990 में ही जो है अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट ये आता है कि वहां पे जो एसीपी की पोस्टिंग होती है उनका नाम था ए खान, मुंबई नॉर्थ में आफ्ताब अहमद खान। आफ्ताब अहमद खान ने देखा कि मुंबई में जो है सड़कों पर खून बह रहा है, और उन्होंने जो है इसको रोकने की कोशिश की कि इसको कैसे रोका जा सकता है। एक बड़ी लंबी इस पे मीटिंग की गई, और 1990 में ही जो है देश की पहली एटीएस बनाई गई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट की एक स्पेशल टीम होती है, और स्पेशल वेपर एंड टेक्निकल टीम इसका नाम था। जो लॉस एंजलिस की ये टीम थी इसका नाम था स्पेशल वेपर एंड टेक्निकल टीम। इसी से जो है एटीएस बनाने का आइडिया आया। इन 2 सालों में जो है माया डोलस और दिलीप बुआ ने जो बहुत सारे क्राइम किए, इसको लेकर दाऊद और माया डोलस के रिश्ते जो है वो खराब होने लगे थे धीरे धीरे, क्योंकि अब ये दोनों जो थे माया डोलस और दिलीप बुआ ये सटके हुए थे, क्योंकि ये इन्होंने कई सारे गैंग छोड़ के कंपनी में आए थे, और ये किसी की भी जो है इन पे लगाम किसी की भी नहीं चली। इसके बाद होता क्या है कि रिश्ते खराब होने का कारण ये था क्योंकि माया डोलस जो था, हमने बताया ना कि इन पे लगाम नहीं लगाई जा सकती थी। अब ये दाऊद इब्राहिम की सुनता नहीं था। उस वक्त कहते हैं कि एक पंजाबी बिल्डर जो है वो बांद्रा के थे, उनको माया डोलस और दिलीप बुआ के बहुत सारे कॉल्स आते थे,
उन्होंने इसकी शिकायत जो है पुलिस में की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने जो है अपने लिंक के थ्रू जो है इधर उधर किसी से मिल मिलाकर जो है उसके बाद जो है ये दाऊद इब्राहिम से इन्होंने बात की, डील की, और डील करने के बाद जो है दाऊद से इन्होंने कहा कि आप जो पैसा मांगेंगे वो हम आपको दे देंगे, और मुंबई में अपने लड़कों से कहो कि वो मुझे बार बार फोन करके परेशान ना करें। दाऊद इब्राहिम जो है माया डोलस को फोन मिलाता है और उसको ये बात कहता है कि अ, हमारी उनकी बात हो चुकी है और जो है उनको कॉल मत करो। ये बात जो है माया डोलस को खराब लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये हमारे लड़कों की जो है 2-3 महीने की मेहनत होती है, 2-3 महीने वो लगातार कॉल करते हैं, तब कहीं जाकर एक्सटॉर्शन मनी मिलती है। और ऐसा ही पहली बार नहीं हुआ था, कई बार जो है दाऊद इब्राहिम पहले भी जो है डायरेक्ट डील हो जाती थी और जो है उसके बाद इन लोगों को पीछे हटना पड़ता था। तो इससे ये भी हो जाता था, कहीं ना कहीं इनका वर्चस्व जो है वो कम हो जाता था। फिर धीरे धीरे जो है इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि ये जो है दाऊद से हटकर गैंग चलाएंगे। बहुत सारे इनके बिल्डर्स जो थे वो तक पहचान बन चुकी थी, जानकार भी थे। फिर ये लोग जो है वहीं मुंबई में डीएन नगर पुलिस स्टेशन है, वहां पर संपर्क करते हैं, पुलिस से इनकी साठगांठ होती है। उसके बाद जो है लोखंडवाला में एक स्वाति बिल्डिंग है, और उसी स्वाति बिल्डिंग में जो है ये लोग एक फ्लैट लेते हैं और वहीं से अपना गैंग ऑपरेट करना शुरू करते हैं। जब ये अपना गैंग ऑपरेट करते हैं, इसके बाद जो है दाऊद इब्राहिम के गैंग को ये तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग इनके साथ आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। जो लोग नहीं आते हैं धीरे धीरे ये लोग जो है उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अब ये दाऊद के गैंग को भी टारगेट कर रहे थे, और जो बिल्डर्स थे दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए उनको भी टारगेट कर रहे थे। जब ये सारा काम हो रहा था उस वक्त जो एटीएस है वो भी अपना काम तेज कर देती है, और धीरे धीरे जो है एटीएस को भी लगता है कि हमें भी ऑपरेशन तेज करना चाहिए, क्योंकि मुंबई में जो है अराजकता धीरे धीरे फैल रही थी। मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो था वो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल कमजोर हो रहा था। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई थी। बिल्डर्स जो थे वो पुलिस से ज्यादा जो है गैंगस्टर्स पर भरोसा करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीजें थी। अब इनको ट्रैक किया जाना शुरू किया जाता है, लेकिन उस वक्त जो थे सेलफोन तो होते नहीं थे, तो ट्रैक कर पाना भी बहुत मुश्किल था। क्योंकि इनकी लोकेशन भी दिन में ये कहीं और होते थे, दोपहर में कहीं और होते थे, रात में कहीं और होते थे। इनकी ये कोई जगह ही नहीं होती थी, तो इनको ट्रैक कर पाना तो मुश्किल था। अब पुलिस ने ये दिमाग लगाया कि जिस एरिया से सबसे ज्यादा एक्सटॉर्शन की कॉल आ रही थी उस एरिया के जो है टेली बूथ एक्सचेंज पर जो है पुलिस जाकर बैठती थी, और जितनी भी कॉल्स आती थी सबको ध्यान से सुनते थे और उनके नोट्स बनाते थे, आवाज पहचानते थे, लेकिन लोकेशन ट्रैक कर पाना अभी भी मुश्किल था। अब इनके पास इतनी चीजें होती थी कि वो ये देख लेते थे कि क्या क्या बातें हुई हैं। इसके अलावा ये होता था कि कितनी कॉल्स आई हैं, आवाज किसकी है, ये सारी चीजें हो जाती थी, लेकिन कहाँ से आई ये ये कुछ भी नहीं होता था। लेकिन उस वक्त जो है कहते हैं कि जो टेलीबूथ एक्सचेंज के जो मालिक होते थे या पुलिस इनके पास होता था, इन्हीं को पता होता था। उसमें जो नॉब होती थी, नॉब को अगर जल्दी जल्दी 2 बार दबाया जाता था तो इससे ये पता लग जाता था किस नंबर से कॉल आई है, और फिर जो है उसी नंबर से लोकेशन को जो है ट्रैक कर पाना आसान हो जाता था। एड्रेस निकाला जाता था उस नंबर से, और एड्रेस के बेस पर जो है ट्रैक कर लेते थे। धीरे धीरे जब ये सारी चीजें निकाली गई तो पता चला कि वो एक एड्रेस है स्वाति बिल्डिंग। अब वहां से जो है सबसे ज्यादा कॉल्स आ रही हैं। फिर जो है ये लोग स्वाति बिल्डिंग
पहुंचते हैं। जब स्वाति बिल्डिंग के फ्लैट सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे ये लोग पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि फ्लैट बंद था। आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। और फिर जो है पुलिस जब देखती है कि यहाँ कोई रह नहीं रहा है और भी चीजें पूछी जाती है तो पता चला है कि ये तो मतलब महीनों हो चुके हैं, यहाँ कभी कोई नहीं आया है, लॉक ही लगा है। लेकिन तभी एक पुलिस वाले की नजर पड़ती है कि वहां पर जो फ्लैट है वहां से एक वायर जो है वो नीचे की तरफ गया है, ग्राउंड फ्लोर की तरफ गया, फर्स्ट फ्लोर की तरफ गया है। अब उसी वायर के थ्रू जो है वो लोग जाते हैं कि एक और कमरा उन्हें दिखता है, एक और फ्लैट दिखता है। फिर पुलिस उस फ्लैट के बारे में जानकारी लेती है और जब उस फ्लैट के बारे में जो है डिटेल जानकारी लेती है तो पता चलता है कि हाँ इसमें जो है कुछ लोग रहते हैं लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन 16 नवंबर 1991 को 7 लोग जो है इस फ्लैट में आने वाले हैं। मतलब पहले भी वो रहते थे लेकिन किसी काम से गए हुए हैं। मैंने जैसे बताया कि दोपहर में कहीं और रहते थे और शाम को कहीं और। तो पता चलता है कि 16 नवंबर 1991 को जो है 7 लोग इस फ्लैट में आने वाले हैं। अब एटीएस जो है इस ऑपरेशन की प्लानिंग करती है। प्लानिंग जो है बड़ी दिलचस्प थी क्योंकि जो एटीएस के चीफ थे और जो जिनको ये ऑपरेशन लीड करने को दिया गया ये दोनों लोग मुस्लिम थे। तो यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम एंगल भी आ जाता है कि दाऊद को इसलिए सपोर्ट किया गया क्योंकि वो मुस्लिम था और एटीएस के जो चीफ थे और भी लोग थे वो मुस्लिम थे। तो ऐसी बहुत सी चीजें इसमें आती हैं। इसके अलावा जो है जो जो इस ऑपरेशन के लीडर थे उनका नाम था एमए कवि, मोहम्मद कवि, और ये जो है सीनियर इंस्पेक्टर थे। इसके अलावा मुंबई सेंटा क्रूज ईस्ट में एक बीएम देसाई हॉस्पिटल है, उसके सामने जो है एक जिम खाना था, वहां पर इसकी प्लानिंग की जाती है। वहां पर प्लानिंग करने का रीजन ये था कि ये जो जिम खाना था यहाँ पर जो है बहुत ही लिमिटेड लोग आते थे और इसके अलावा जो है वही लोग आ सकते थे जिनके पास मेंबरशिप है। जैसे हमारे छोटे शहरों में देखते हैं कि जिम जो है कोई ऐसे जा सकता है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। मतलब यहाँ पे आप मेंबरशिप तो लेनी ही पड़ती है लेकिन आप जा सकते हैं फिलहाल अगर कुछ जरूरी काम है, लेकिन वहां ऐसे भी आप नहीं जा सकते हैं। फिर जो है ये डिसाइड किया गया कि जो है यहीं पर जो है प्लान बनाया जाएगा। अब समस्या ये थी कि जो सीनियर इंस्पेक्टर मोहम्मद कवि थे उनके पास इस जिम की जो है मेंबरशिप नहीं थी। अब उनके सामने ये समस्या थी कि जिम के अंदर जो है उन्हें रुकना भी बहुत समय तक था। फिर उनका एक जान पहचान का व्यक्ति था जो जिम में काम करता था, उससे ये सोर्स लगाते हैं। उसके बाद जो है इस जिम में उनकी एंट्री होती है। 3 लोग जो है और थे उनके साथ। रात 10:30 बजे जो है ये लोग यहाँ जो है पहुंचते हैं। उसमें से जो इंस्पेक्टर कवि के साथ जो और लोग थे उसमें से एक व्यक्ति था जो काफी डरा हुआ था और वो बार बार जो है स्वाति बिल्डिंग की बात कर रहा था, लेकिन इससे ये पता चल रहा था कि उसको जो है स्वाति बिल्डिंग के बारे में और उन लोगों के बारे में काफी जानकारी है। कहते हैं कि 2:30 बजे तक ये सारी प्लानिंग चली और 6 बजे वो लोग वहां से निकलते हैं और इस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि ये स्वाति बिल्डिंग जो थी उसका ओनर था और इसका नाम गोपाल राजवानी था जो उस बिल्डिंग का मालिक था और उसी ने जो है मुंबई पुलिस को ये टिप दी थी। फिर जो है 16 नवंबर 1991 12:30 बजे एटीएस जो है ज्योति बिल्डिंग पहुंचती है। उसके बाद 1:30 बजे तक जो है बिल्डिंग को सीज कर दिया जाता है। 10 पुलिस वाले थे जिनको मोहम्मद कवि जो है वो लीड कर रहे थे और
इनका ये मानना था कि ये लोग वहां जाएंगे, डोर को नॉक करेंगे, उसके बाद उनसे सरेंडर करने के लिए कहेंगे। इनके साथ में जो है सब इंस्पेक्टर घराल थे, लेकिन सब इंस्पेक्टर घराल के पास जो है बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। बाकी सभी लोगों के पास थी, उन्होंने नहीं पहन रखी थी या नहीं थी, जो भी है पता नहीं कुछ। कहते हैं कि जैसे ही ये लोग डोर नॉक करते हैं, अंदर से जो है एक पूरा बुफे आता है गोलियों का, और ये बुफे जो है इंस्पेक्टर घराल की गोली लगती है बाजू में और कई जगह, बस उनके सर में और कहीं चेस्ट वगैरह पे गोली नहीं लगती है। किस्मत देखिए कि वो जो है उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहने हुए थे। इसके अलावा एमए खान के जो है गोलियां लगती हैं, एक गोली जो है उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में जाकर फंस जाती है, लेकिन ये लोग जो है घायल हो जाते हैं। जब बाद में पता चलता है कि ये गोलियां जो है वो दिलीप बुआ चला रहा था, और जब इतना कुछ होता है तो जो पुलिस वाले होते हैं वो नीचे की तरफ भागते हैं और गैंगस्टर्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ भागते हैं। कहते हैं कि इन गैंगस्टर्स के पास जो है सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स थे। इसके अलावा माया डोलस के पास जो इजरायली यूजी था, बहुत ही अच्छी जो है वो बात मानी जाती है, क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी ही इतनी एडवांस है, तो उसके पास जो इजरायली यूजी था, तो ये लोग जो है उसी से फायर कर रहे थे। कुछ समय के बाद जो है जब ये आफ्ताब अहमद खान जो है वो रिजर्व पुलिस के साथ पहुंचते हैं, जब उनको सूचना दी जाती है कि जो यहाँ पर चीजें हैं वो बिगड़ रही हैं, तो पहली बार ऐसा हुआ था, कहते हैं कि जब ऑपरेशन पहला ऑपरेशन ये था जब जो है पुलिस कमिश्नर को जाकर कंट्रोल रूम में जो है बैठना पड़ा, और उस वक्त जो है वो पुलिस कमिश्नर जो थे वो कृष्ण मूर्ति थे। और फिर जो है वो क्राइम ब्रांच के एसीपी जो थे गोसेपे, उनको भेजते हैं कि ये जो है पहले तो कृष्ण मूर्ति जो है वो खुद ही संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि इस एनकाउंटर में जो है उन लोगों को गोली न मारी जाए, उन्हें जिंदा पकड़ा जाए। फिर जो है जब ऐसा नहीं होता तो एसीपी जो क्राइम ब्रांच के एसीपी थे उस वक्त गोसेपे, उनको भेजते हैं और उनसे ये कहते हैं कि वहां पर जाकर जो है आफ्ताब अहमद और एमए खान से ये कहा जाए कि एनकाउंटर को रोक दिया जाए और उन लोगों को जो है जिंदा पकड़ा जाए। कहते हैं कि जब तक ये पहुंचते हैं तब तक वहां पे माहौल और बिगड़ चुका था। उसके बाद जो है एटीएस और क्राइम ब्रांच की टीम में बहस भी होती है कि ये ऑपरेशन आपका नहीं है, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। उसके बाद इनमें एक बहुत तगड़ी बहस होती है, माहौल। इसके बाद जो है ये सारी चीजें हुई कि एटीएस पर बहुत सारे इल्जाम भी बाद में लगे। कहते हैं उस वक्त तक जो है दिलीप बुआ के पैर में गोली लग चुकी थी और 3 लोगों का एनकाउंटर भी हो चुका था। 4 बजे तक जो है दिलीप बुआ की तरफ से फायरिंग भी बंद हो जाती है, और माया डोलस को जब ये लग जाता है कि अब बचने की जगह कहीं नहीं है, क्योंकि सारे के सारे लोग मारे जा चुके थे, केवल और केवल माया डोलस ही बचा था। उसके बाद वो हाथ अपने ऊपर करता है और नीचे की तरफ आ रहा होता है, और कहा जाता है कि वो कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं और मेरे पास कोई हथियार नहीं है, और बस इतना ही बोलता है कि उसके शरीर में इतनी ही देर में 100 गोलियां पहुंच जाती हैं। जब उसकी बॉडी रिकवर हुई और पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि 100 गोलियां जो है माया डोलस के शरीर में मौजूद थी। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पुलिस थी वो कितनी पैनिक हो चुकी थी इन सब चीजों की वजह से। एक तो एटीएस और क्राइम ब्रांच ने जो आकर माहौल बिगाड़ दिया था, कि वैसे हो सकता है कि वो बख्श देते, लेकिन इतनी वहां पे पैनिक क्रिएट किया गया था कि पुलिस को अब जो लग रहा था कि अब इनको जिंदा तो नहीं छोड़ना है। 5:15 बजे तक जो है कहते हैं कि आखिरी गोली चली, और अब तक जो है 3.5 घंटे हो चुके थे। 7 लाशें थी, लेकिन गैंगस्टर्स उसमें 5 ही थे। अब सवाल ये उठा कि 2 लोग कौन मारे गए। उसमें जो है 2 सिविलियन मारे गए थे, और इसमें एक था अनिल खूब चंदानी। अनिल खूब चंदानी जो था ये मुखबिर था माया डोलस का,
और ये सारी चीजें मतलब बताता था कि कहाँ पर किससे जो है एक्सटॉर्शन मनी लेनी है, कौन सा नया बिल्डर आ रहा है, किस गैंग में जो है कौन सा व्यक्ति नया शामिल हुआ है, ऐसी बहुत सी जानकारी जो है ये देता था। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति जो मारा गया था वो था जेल का वार्डन, पुणे के यरवड़ा जेल का। और ये वार्डन जो था ये दाऊद के लिए ये जो है काम करता था, मतलब दाऊद के लोग जो जेल में बंद होते थे उनको सहूलियत का सामान पहुंचाना, मतलब इवन जो है उनकी कोई टिप आई है या कोई ऑर्डर आया है दुबई से तो वो जो है वहां तक पहुंचाता था। फिर जो है अब जब आखिरी गोली जो है माया डोलस को लगती है, मतलब 100 गोलियां माया डोलस को लगती है, ऑपरेशन खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो है एटीएस पर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं और ये एलिगेशन बहुत सारे थे। इंक्वायरी भी बैठी। पहली चीज तो 450 राउंड फायर हुए लगभग। उसके अलावा ये कहा गया कि ये जो ऑपरेशन था ये दाऊद के कहने पर किया गया है। इसके अलावा 70 लाख रुपए जो फ्लैट में थे वो कहाँ चले गए, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठे। दूसरा चीज ये था कि ये कहा गया कि ये एनकाउंटर जो है ये ऑपरेशन जो ये दिन में क्यों किया गया, क्योंकि वो एक रेजिडेंशियल इलाका था, वहां कुछ भी हो सकता था, किसी को जो है गैंगस्टर्स पैनिक होकर किडनैप कर सकते थे, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। इसके बाद आफ्ताब अहमद खान जो थे कहते हैं कि उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और 6 साल पहले ही उन्होंने जो है नौकरी से रिजाइन दे दिया। अभी कहाँ है पता नहीं। तो ये थी कहानी। और